Hello, dear aspirants. Welcome to another episode of Current Affairs Daily by SPM Focus UPSC. आज के एपिसोड में हम 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे। पहले एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो और एविएशन सेफ्टी के करंट चैलेंजेस। दूसरा विल टॉक अबाउट इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन और मैरीटाइम सेफ्टी कन्वेंशंस के बारे में। तीसरा डीएनए एनालिसिस मेथड्स फॉर ह्यूमन रिमेन्स आइडेंटिफिकेशन के बारे में बात होगी। और चौथा हम लोग बात करेंगे फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन और एयर पॉल्यूशन के इश्यूज पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहला टॉपिक से। जैसे कि हम लोगों को ऑलरेडी पता है कि अहमदाबाद में हाल ही में एक एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ जिसमें सिर्फ ऑपरेशनल एरर नहीं बल्कि कुछ गहरी सिस्टमेटिक प्रॉब्लम्स भी सामने आई हैं। ये क्रैश याद दिलाता है कि एविएशन सेफ्टी सिर्फ एक टेक्निकल या पायलट लेवल इशू नहीं है बल्कि एक ब्रॉडर सिस्टमेटिक कंसर्न है। पहले भी कई केसेस में सेफ्टी वायलेशंस और ओवरसाइट की कमी देखने को मिली है, जैसे इंडिगो फ्लाइट IX611 का केस जहां रनवे पर कॉलिशन हुआ था। ऐसे इंसिडेंट्स की जांच करता है भारत का ऑफिशियल इन्वेस्टिगेटिव बॉडी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB। अब AAIB को बनाया तो इसलिए गया था कि ये एक ऑटोनोमस और इंडिपेंडेंट बॉडी के तौर पे काम करे, लेकिन ये भी सच है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर आता है यानी MOCA के अंदर आता है, जो मिनिस्ट्री DGCA को भी कंट्रोल करता है, जो एविएशन का मेन रेगुलेटर है। यहाँ एक क्लियर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सामने आता है। एक तरफ AAIB को एक्सीडेंट्स का अनबायस्ड इन्वेस्टिगेशन करनी होती है और दूसरी तरफ DGCA जो उसी सिस्टम का हिस्सा है जिसका फेलियर उन एक्सीडेंट्स के लिए जिम्मेदार हो सकता है। ठीक है, तो बात यह है कि एयर इंडिया की AI-171 फ्लाइट जैसी जो रिसेंटली क्रैश हुई, इस तरह की इन्वेस्टिगेशन को सिर्फ घटना तक सीमित रखना सही अप्रोच नहीं होगा। ये एक मौका है पूरे सिस्टम को समझने का, जहां हम देखें कि क्या रेगुलेटरी फेलियर हुआ, चेक्स क्यों काम नहीं किए और क्या स्ट्रक्चर की फ्लॉड है। अभी AAIB की इंडिपेंडेंस एक क्वेश्चन रेज करता है कि वो कितना इंडिपेंडेंट है। भारत में कोई डेडिकेटेड स्टैट्यूट नहीं है जो इस बॉडी की ऑटोनॉमी को इंश्योर करे। दूसरी तरफ ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी भी मिसिंग है। कई बार एविएशन रिपोर्ट्स या तो क्लियरली कंक्लूड नहीं करती है या ब्लेम शिफ्ट करने के लिए एडिट भी किया जाता है। इस सिस्टम को रिफॉर्म करने के लिए प्रिवेंटिव सेफ्टी अप्रोच की ज़रूरत है, एक ऐसी सोच जो प्रॉब्लम्स होने से पहले ही उन्हें डिटेक्ट करे और टैकल करे। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि कॉमर्शियल गेन्स को सेफ्टी के ऊपर रख दिया जाता है। ओवरलोडिंग जैसे वायलेशंस अंडर रिपोर्टेड होते हैं सिर्फ प्रॉफिट के लिए। एक और बड़ी प्रॉब्लम है एयरक्राफ्ट एक्ट 1934। इस पुराने कानून के हिसाब से अगर कोई एविएशन पर्सनल सेफ्टी इशू रिपोर्ट करता है तो उसे भी वैसे ही पनिश किया जा सकता है जैसे एक्चुअल गलती करने वाले को, इवन इफ दैट पर्सन इज अ विसल ब्लोअर। तो सोचिए, कोई पायलट या टेक्नीशियन ऑनेस्टली रिपोर्ट क्यों करे अगर उसको भी सेम पनिशमेंट मिले। यही वजह है कि लोग चुप रहना ही सेफर समझते हैं और ये कल्चर एविएशन जैसे सेंसिटिव एरिया के लिए बहुत ही रिस्की है। अब इसका सिंपल सॉल्यूशन है, एयरक्राफ्ट एक्ट में कुछ अमेंडमेंट होना चाहिए जहां जो लोग गुड फेथ में रिपोर्ट करता है उनको पेनलाइज ना किया जाए बल्कि प्रोटेक्ट किया जाए। तभी हम एक ऐसा सिस्टम बना सकते हैं जहां सेफ्टी सिर्फ रूल बुक के पार्ट ही नहीं बल्कि एक शेयर्ड कमिटमेंट बन जाए। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन यानी IMO। केरला के कोस्ट पर 2 रिसेंट शिप एक्सीडेंट्स, MV हानी एसआई 502 जिसमें फायर लगी थी और MSC एल्सा 3 जो कोची के पास डूब गया। ऐसे इंसिडेंट्स मैरीटाइम सेफ्टी और रेगुलेशंस पर नए सवाल उठाते हैं। ग्लोबल मर्चेंट शिपिंग जो रेगुलेट करता है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, जो यूनाइटेड नेशंस का एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। IMO दुनिया भर के शिपिंग रूल्स, कन्वेंशंस और गाइडलाइंस इशू करता है, जैसे पॉल्यूशन कंट्रोल, शिप सेफ्टी, एक्सीडेंट मैनेजमेंट और लीगल लाइबिलिटीज। इंडिया भी IMO के टॉप 10 मेंबर स्टेट्स में आता है जो इंटरनेशनल सीबॉर्न ट्रेड में सबसे ज़्यादा स्टेक रखते हैं। IMO का रोल बहुत सिग्निफिकेंट है क्योंकि 80% से ज़्यादा जो ग्लोबल ट्रेड है वो शिपिंग के थ्रू होता है। इसके अलावा IMO SDG 14 लाइफ बिलो वाटर अचीव करने में भी हेल्प करता है। ये ब्लू इकोनॉमी को प्रमोट करता है यानी ओशंस और मेरीन रिसोर्सेज का सस्टेनेबल यूज़। साथ ही ये मैरीटाइम पॉल्यूशन, ऑयल स्पिल डिजास्टर्स और शिप रैक्स को भी रेगुलेट करता है। IMO के कुछ इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस है। मार्पोल कन्वेंशन जो शिप से होने वाले पॉल्यूशन को कंट्रोल करता है, इंडिया इस पे सिग्नेटरी है।
SOLAS सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी, ये शिप सेफ्टी स्टैंडर्ड्स डिफाइन करता है और इंडिया इसमें भी सिग्नेटरी है। लेकिन कुछ कुछ कन्वेंशंस ऐसे भी है जहां इंडिया सिग्नेटरी नहीं है, जैसे बलास्ट वाटर कन्वेंशन जो इन्वेसिव मैरीन स्पीसीज से फाइट करता है, और HNS कन्वेंशन जो हैजर्डस मटेरियल्स के ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड लाइबिलिटीज डिफाइन करता है। अब चलते हैं तीसरे टॉपिक पर, DNA एनालिसिस मेथड्स फॉर आइडेंटिफाइंग ह्यूमन रिमेन्स। रिसेंट एयर इंडिया के क्रैश के बाद सबसे बड़ी चैलेंज थी विक्टिम्स की बॉडीज आइडेंटिफाई करना और उन्हें उनके परिवार को रिस्पेक्ट के साथ हैंडओवर करना। इस प्रोसेस में DNA एनालिसिस के यूज़ किया गया। विक्टिम्स के फैमिली मेंबर्स के DNA सैंपल्स लिए गए और उन्हें मैच करके आइडेंटिफिकेशन किया गया। DNA यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड हमारे शरीर का जेनेटिक मटेरियल है जो मोस्टली सेल के न्यूक्लियस में होता है और थोड़ा माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाए जाते हैं, जिसे हम mtDNA कहते हैं। DNA का स्ट्रक्चर डबल हेलिक्स होता है और ये न्यूक्लियोटाइड्स से बना होता है। शुगर एंड फॉस्फेट इसका बैकबोन फॉर्म करता है। DNA एनालिसिस के मेन टेक्निक्स में STR एनालिसिस, माइटोकॉन्ड्रियल DNA एनालिसिस और Y क्रोमोसोम एनालिसिस शामिल हैं। STR एनालिसिस में DNA के छोटे छोटे रिपीटिंग सीक्वेंसेस जैसे GATA गाटा को आइडेंटिफाई किया जाता है। हर व्यक्ति का रिपीट पैटर्न यूनिक होता है। माइटोकॉन्ड्रियल DNA एनालिसिस में मैटरनल लीनेज ट्रेस किया जाता है और Y क्रोमोसोम एनालिसिस में पैटर्नल लीनेज के लिए यूज़ होता है। एक्सीडेंट जैसे केसेस में जब बॉडी सीवियरली डैमेज होती है तो DNA एनालिसिस में काफ़ी समय लगता है। फॉर एग्जांपल 9/11 जो अटैक्स हुए थे उसके बाद भी DNA आइडेंटिफिकेशन का जो प्रोसेस था उसमें 10 महीने तक टाइम लगा था। अब चलते हैं आज के आखिरी टॉपिक पर, फ्लू गैस डिसल्फ्राइजेशन। फ्लू गैस डिसल्फ्राइजेशन FGD एक ऐसा टेक्निक है जो पावर प्लांट्स और इंडस्ट्रीज के चिमनी से निकालने वाले स्मोक यानी फ्लू गैस में जो सल्फर डाइऑक्साइड है उसको निकालने के लिए यूज़ किया जाता है। जब कोल या ऑयल जलाते हैं तो फ्लू गैस में सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है। ये एक टॉक्सिक गैस है जो एसिड रेन का मेन रीज़न है। FGD सिस्टम इस गैस को चिमनी से निकालने से पहले ही फिल्टर या न्यूट्रलाइज कर देते हैं, विच हेल्प्स इन पॉल्यूशन कंट्रोल। इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा एंथ्रोपोजेनिक सल्फर डाइऑक्साइड एमिटर है, ये बताया गया है ग्रीन पीस के डेटा में। सल्फर डाइऑक्साइड के काफ़ी हार्मफुल इम्पैक्ट्स है हेल्थ के लिए। ये रेस्पिरेटरी डिजीज़ जैसे एस्थमा कॉज करता है और एनवायरनमेंट के लिए ये एसिड रेन का रीज़न बनता है। FGD काम करता है वेट स्क्रबिंग मेथड से, जिसमें अल्कलाइन स्लरी एग्जॉस्ट गैसेस में स्प्रे करके सल्फर डाइऑक्साइड को न्यूट्रलाइज किया जाता है। हाल ही में सरकार के द्वारा बनाई गई अजय सूद कमेटी ने रिकमेंड किया है कि थर्मल प्लांट्स के लिए मैंडेटरी जो FGD इंस्टॉलेशन को था वो रोल बैक किया जाए। उनका आर्ग्यूमेंट है कि इससे इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस बढ़ेगी और कंज्यूमर्स पे इसका बर्डन पड़ेगा, लेकिन एनवायरमेंटलिस्ट और साइंटिस्ट इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि इंडिया ऑलरेडी एयर क्वालिटी क्राइसिस फेस कर रहा है और FGD का स्किप करना पब्लिक हेल्थ और क्लाइमेट गोल्स दोनों को हार्म करेगा। इसी के साथ हमारे आज के एपिसोड खत्म होता है। कल मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए स्टे इन्फॉर्म्ड एंड कीप प्रिपेयरिंग। दिस इज फोकस UPSC साइनिंग ऑफ। जय हिंद।